खुदी के साज में है हयात जावेदां का सुराग, खुदी के सोच से रोशन है उम्मतों के चिराग। हमारी ये उड़ी जो है ये वादी कश्मीर में एक छोटी सी वादी है, जिसको आप गेटवे ऑफ इंडिया मान लें या गेटवे ऑफ कश्मीर मान लें। उड़ी जो है इसको गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। और उड़ी की मिसाल जो है वो पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है कि यहाँ पर बड़े पीसफुल लोग रहते हैं। हम जो लोग हैं अमन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। डेवलपमेंट की बात आप करते हैं, किसी घर को अगर 1 साल के लिए वीरान छोड़ दिया जाए तो वो उस घर के अंदर टिड्डियों के जाले होते हैं, इंसानों के बसने की जगह नहीं रहती। और अगर हम सही मायने में आपसे कहें, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख मिलजुल कर रहते थे। पाकिस्तान को ये लगा कि अब कश्मीरी लोग जो हैं बंदूक नहीं उठा रहे, तो अब उसने दूसरा डोज जो है हमारे नौजवानों को ये देने की कोशिश की। हर एक चीज़ का सल्यूशन या हर एक काम का जो सल्यूशन है वो बातचीत करने से है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रज़ा क्या है। नाज़रीनो किराम, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुद्दस्सिर और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का मुद्दा मकसद यही होता है लोगों की बात सुनना और उन्हें आला हुक्काम तक पहुंचाना। बात चाहे एजुकेशन की हो या हेल्थ सेक्टर की हो या डेवलपमेंट की हो, बात चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की हो या वुमेन एम्पावरमेंट की हो। चलिए नाज़रीन, बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं डेवलपमेंट के लिहाज से यहाँ के लोगों से बात। यूथ एक ऐसा एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है और इसी यूथ को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है उस यूथ पे काम करने का। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि किस तरह यूथ को जुडिशियस यूज़ करना चाहिए अपने वक्त का, सोशल मीडिया का उस पर क्या इम्पैक्ट रहता है, उस पर थोड़ी बात कीजिए। यूथ जो है किसी भी कौम को चेंज करने के लिए यूथ का बहुत बड़ा योगदान है, रोल है। तो मैं समझता हूँ कि यूथ जो है ये अपना जो एफ़र्ट्स हैं वो लगाने चाहिए अपने स्किल पे, यानी सोसाइटी को कैसे चेंज करा जा सकता है, अपने आप को कैसे डेवलप किया जा सकता है। अगर वो एफ़र्ट्स, वो फोकस अपने आप पे हर कोई लगाएगा तो मैं समझता हूँ हर कोई बुराई समाज से मिटती चली जाएगी और जो है डेवलपमेंट पीक पे हो जाएगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं, मेरे बीच में बहुत सारे टीचर साहिबान भी बैठे हुए हैं, सीनियर टीचर्स हैं। उनको ये बखूबी पता होगा कि लिटरेसी हम उसी को कहेंगे जो पढ़ना और लिखना जानता हो। हम यहाँ पे आज की डेट में 10th पास या 8th पास को भी लिटरेट कह सकते हैं। बट आप यहाँ पे देखें कि जो बंदा पढ़ रहा है वो किन मुश्किलात में पढ़ रहा है। आप यहाँ मेरे बीच में कमल कोट के लोग बैठे हुए हैं, सुल्तान डक्की के लोग बैठे हुए हैं, ग्वालन के लोग बैठे हुए हैं। आप इनसे पूछो कि इनके बच्चे यहाँ उड़ी तक पहुँचते कैसे हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए। मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं इस वक्त PhD करके हूँ और एक प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा हूँ। हमारे एजुकेशन सिस्टम का यहाँ ये हाल है कि हमें पिछली बार बॉयज़ हाई सेकेंडरी से प्रिंसिपल आके बोल रहा है कि मुझे स्टाफ दे दो गेस्ट लेक्चर के लिए, कि यहाँ पे मेरे पास स्टाफ नहीं है मेडिकल का। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि उड़ी के साथ हर मामले में, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, एक सौतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे स्कूलों में स्टाफ ही नहीं है। हमारी यहाँ पे हाई सेकेंडरी है, उसमें लेक्चरर ही नहीं है। मेडिकल कोई बच्चा ले रहा है, उनके पास फैकल्टीज़ ही नहीं है। हमारे यहाँ पे समझ नहीं आता। हमारे यहाँ पे एक कॉलेज है, मैं आपको अपनी बात बताऊँ कि मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर का एक असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा था। मुझे अभी तक लोलाब, कपवाड़ा, हिंदवाड़ा हर जगह से फ़ोन आ गए आप ज्वाइन करो, जहाँ मैं ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि उतनी सैलरी नहीं है। यहाँ हमारे कॉलेज में मैंने खुद पता किया कि मेरी अभी पोस्ट खाली है वहाँ पे। अभी तक वहाँ से मुझे नहीं आया फ़ोन कि हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ ज्वाइन कर लो। आपकी माध्यम से मैं आज की जो मौजूदा गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचा देना चाहता हूँ कि एक टीम तश्कील दी जाए
कि जो अरसा 10 साल से सरकार यहाँ नहीं थी, जिसकी वजह से हर गांव में, हर हलके में स्कूल एजुकेशन में कमियां हैं, वो टीम हर गांव में, हर मोहल्ले में जाए, जहां पर स्कूल हैं उस स्कूल में देखें, बिल्डिंग की जो कमियां हैं उसको पूरा करें, उस्ताद जहां पर कम हैं उसकी स्ट्रेंथ को पूरा करें, और बाकी जो कमियां हैं उसको पूरा करें। ये पहला पॉइंट है मेरा। दूसरा पॉइंट मेरा सरकार तक ये पहुंचा देना चाहता हूं, जो मौजूदा गवर्नमेंट सरकार बनी हुई है, हमें पूरी उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी करेगी, कि हमारा जो NHPC सेकंड जो इस्लामाबाद में है, जिसके अफेक्टेड एरिया सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद, कालगई, दक्षी और आगे जितना भी दर्दकोट साइड है, इस इलाके को NHPC ने कई बार मीटिंग हुई और उनके साथ मीटिंग में बता दिया गया कि 5 किलोमीटर एरिए को जो है हम फ्री बिजली देंगे और इनका डेवलपमेंट देंगे, पोल, तार, बाकी स्कूल, बाकी जितने भी रास्ते हैं, हॉस्पिटल, लेकिन उन्होंने आज तक ज़ीरो, कुछ भी नहीं किया। इस वक्त इसलिए मैं अपनी मौजूदा सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो NHPC पर ऐसा जोर दें, जो अफेक्टेड एरिया है उसकी जो मुश्किलात है, NHPC के पास फंड्स आती है और उस फंड्स को यहाँ पर लोकल जो गांव हैं उन गांव को जो है इसका फ़ायदा पहुँचाएं। नाज़रीन, उरी की खूबसूरती की जितनी बात की जाए उतनी कम है। उसी के साथ साथ उरी की सेक्युलरिज्म और कम्युनल हार्मनी की जितनी बात की जाए उतनी कम है। यहाँ आते आते भी रास्ते में मैंने कुछ गुरुद्वारे देखे थे, मंदिर देखे थे, मस्जिदें देखी थी, तो जहाँ कहीं दुनिया में रिलीजन के नाम पे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वहीं उरी सेक्युलरिज्म और कम्युनल हार्मनी की मिसाल कायम कर रहा है। तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि किस तरह से ये एक दूसरे के साथ अमन और भाईचारे के साथ रहते हैं। अगर हम कम्युनल हार्मनी की बात करें, चाहे दिवाली हो, ईद हो, दशहरा हो, हर एक त्यौहार पे हमें यहाँ भाईचारा देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ लगामा की बात करें, यहाँ हमारी हिंदू बरादरी है, आपस में मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और ये इसी चीज़ से उड़ी हमारा जाना जाता है, जिसको पीरों, फ़कीरों, सूफियों, संतों की धरती कहा जाता है। तो ये एक बड़ी मिसाल है यहाँ पे। अगर हम ओवरऑल कश्मीर की भी बात करें, बट फ़िलहाल पर्टिकुलरली मैं उड़ी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हर एक फ़िरके के लोग भाईचारे से रहते हैं। पिछली जो बात अभी हम कर रहे थे, मैं उसी पे बात करूँगा कि एजुकेशन और ड्रग पे सिर्फ मैं चंद सेकंड बात करना चाहूँगा। हम कह रहे हैं कि ड्रग के मामले में सबसे पहली चीज़ ये है कि तालीम ड्रग को कम कर सकती है, लेकिन उसके साथ साथ तालीम ही नहीं बल्कि बेहतरीन तरबियत उसको कम कर सकती है। एक तालीम याफ्ता होना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ तरबियत याफ्ता होना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसकी बेहतरीन तरबियत हुई होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ हम बात करते हैं रोज़गार की। रोज़गार की यहाँ पे जो डेफिनीशन दी गई है, वो डेफिनीशन यहाँ पे गवर्नमेंट मुलाजमत नहीं है। रोज़गार की डेफिनीशन है कि आप अपनी रोज़ी रोटी कमा सको, अपने घर वालों का जो रोज़गार है वो चला सको, अपना रोज़गार चला सको। उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना होगा कि जितने भी सेक्टर हैं, किस किस सेक्टर में किस किस तालीम याफ्ता को कैसे रोज़गार देना है, वो सबसे बड़ी चीज़ होगी आला अहकाम के सामने, कि इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया जाए कि सबको अच्छा रोज़गार मिले, ताकि वो ये जो ड्रग्स की, मैं तो कहूँगा एक सबसे बड़ी लानत है, इस लानत से हमारे नौजवान दूर रहें। क्योंकि जब नौजवानों को हम बिज़ी रखेंगे किसी काम में, अगर एक आदमी मसरूफ़ है अपने काम में, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो दूसरे किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होगा। जब हम उसको फ्री छोड़ देते हैं और ऊपर उसको अवेयरनेस भी दे देते हैं, तालीम भी दे देते हैं और फ्री भी छोड़ देते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसके जहन में अलग अलग तरह के ख़यालात आते हैं। और हमारे समाज में ऐसे नासूर, मैं कहूँगा कि कालिए बेड़िए ऐसे भी बैठे हैं कि जो उस नौजवान की उस परेशानी का, उसकी आला तालीम का गलत फ़ायदा उठाते हैं और उसको उस राह पे ले जाते हैं जिस राह पे उसको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उस राह पे जाकर हमारे समाज को
नुकसान हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। थैंक यू सो मच। यहाँ पे उड़ी में ठेकेदारी सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। लोकल यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको इसके लिए कोई किसी सेक्टर में भी उनको एंगेज नहीं किया जाता है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो और कोई डेवलपमेंट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो। और एजुकेशन सेक्टर को वीक रखने की सबसे बड़ी वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर की। कहीं पे चलो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं उतनी बात नहीं करूँगा, मेन चीज़ जो है यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट अच्छी है, एजुकेटेड हैं लोग, लेकिन जो सफ़र कर रहे हैं वो यहाँ के अभी तक वैकेंसीज जो है यहाँ पे हमारे पास खाली पड़ी हुई हैं। स्कूल्स में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई सेकेंडरीज हो, कॉलेज हो, वहाँ पे कोई आना नहीं चाहता दूर से। और उड़ी के लोकल जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हो उनको एंगेज नहीं किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। ये मैंने आपने एजुकेशन सेक्टर पे 2 मिनट में ड्रग्स की बात करूँ। ड्रग्स की जहाँ तक हम उड़ी की बात करें, मैं आपको बोलूँ आजकल मीडिया सोशल मीडिया काफ़ी हाईलाइट हो चुका है, तभी यहाँ पता चल रहा है कि ड्रग्स बहुत हो गया है। ड्रग्स इतना कुछ तूफान नहीं हुआ है, इतना ड्रग फैला हुआ नहीं है जितना फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए। कोरेक्स यहाँ पे बैन है। मेरा पिछली बार एक फ्रेंड कोरेक्स पे भी ड्रग्स में मालो पाया गया, बेचारे को खांसी थी, कोरेक्स कहीं से लाई थी, उसको भी कहा गया ये ड्रग एडिक्टर है। इसलिए सोशल मीडिया ने ज़्यादा शूशा फैलाया हुआ है। ये कंपेयर्ड जगह है उड़ी की, इतना ड्रग्स यहाँ पे है नहीं जितना उसको हाईलाइट किया जाता है या जितना दिखाया जाता है, उतना तूफान भी कोई ड्रग्स नहीं है। ओके, थैंक यू। हम चाहते हैं तब हमारा डेवलपमेंट मुमकिन हो सकता है, जब हमारी बॉर्डर सेफ है, तब हमारी तरक्की हो सकती है, जब यहाँ एक पुरअमन माहौल हो। अगर यहाँ पुरअमन माहौल नहीं हो, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जब हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर एक सिपाही जो है, हम सिपाही हैं, हम पहाड़ी लोग सिपाही हैं जिन्होंने मुल्क की धरती की रखवाली की है, तो फिर हमारा बहुत सारा हक बनता है डेवलपमेंट के हवाले से। सबसे पहले जो हमारी मसला जो है वो ये है कि हमारे उड़ी के अंदर हमारे 3 प्रोजेक्ट इस वक्त जो है फंक्शन कर रहे हैं बिजली के। चौथा जो है मोहरा है, जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए। मैं समझता हूँ सरकार के जहन में ये बात डालनी चाहिए। 1905 में मोहरा जो था 6 से 8 मेगावाट पावर जनरेट करता था वो, लेकिन उसके बाद सैलाब के नज़र हो गया। उसके बाद जो सरकार आई उन्होंने लाखों रुपए उस पर खर्च किया कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए, लेकिन मोहरा का पावर हाउस फंक्शन नहीं हुआ जो हमारी लोकल नीड्स को पूरा करता। मैडम जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज तक मुझे ये कोई साबित करके दिखाए कि उड़ी में कभी हिंदू, मुसलमान या सिख या कोई भी रिलीजन ने एक दूसरे रिलीजन से लड़ाई किया हो। यहाँ भाईचारे से रहते हैं और जिसकी मिसाल आज तक कहीं भी नहीं मिलेगी। नंबर 2, यहाँ पर जो हमारी यहाँ इंडियन आर्मी है उसका भी काफ़ी योगदान है हमारे इस उड़ी इलाके के साथ। हमारे जो भी आज तक मुश्किलात आती हैं उस मुश्किलात में हमारी फ़ौज जो है वो शाना बशाना लोगों के साथ खड़ी होती है। जहाँ भी जो चीज़ होती है वो फ़ौज के लिए फ़ौज काम करती है। जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये जो उड़ी सेक्टर है इसको टूरिज़्म मैप पे कैसे लाया जाए और यहाँ का जो यूथ है उनको टूरिज़्म में कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। पिछले पोस्ट कोविड ये पोस्ट 370 के बाद बहुत सारी चेंजेस देखने को मिली हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जो अभी मंजर आम पर आने हैं लेकिन आ भी रहे हैं। अगर हम कमान की बात करें, कमान यहाँ पे हर साल एक पर्टिकुलर आंकड़ा मेरे पास नहीं है कि कितने विज़िट करते हैं, लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ विज़िट करते हैं कि उसका गवाह हमारा रेडियो स्टेशन है, उसमें हमें डेटा मिलता है कि यहाँ पे लोग आते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे रुस्तुम है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए गवर्नमेंट को आगे। जैसे कि अगली सरकार की मैनिफेस्टो भी यही है कि यहाँ का जो टूरिज़्म है वो टूरिज़्म के मैप पे आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं और मैं सबसे बड़ा क्रेडिट यहाँ के व्लॉगर्स को दूंगा जिन्होंने उसको मंजर आम पर लाया। हमारे एक बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं FLV के नाम से,
उन्होंने बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड जगहों को एक्सप्लोर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं कि आपकी माध्यम से हम जो है गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचा देना चाहते हैं कि अगर वहाँ से आकर यहाँ हर जो अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पर यहाँ टूरिज़्म आकर यहाँ की डेवलपमेंट अगर आएगी, यहाँ के जो बाज़ार वाले हैं, रेड़ी वाले हैं, होटल वाले हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। और जितनी हमारी बाकी जगह हैं जहाँ देखने वाली हैं उनको जब आएंगे उसकी निशानदेही करेंगे। टूरिज़्म आएगा तो इसके लिए हमारे को सोर्सेज बढ़ेंगे, मजदूरी होगी, सब काम हमारा डेवलपमेंट में होगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि अ साउंड माइंड रिजाइड्स इन अ साउंड बॉडी। तो जहाँ कहीं हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि उरी का हेल्थ सेक्टर कैसा है, क्या कुछ कमियां हैं यहाँ के हेल्थ सेक्टर में और क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है पिछले 5 सालों में यहाँ के हेल्थ सेक्टर में। देखिए, हेल्थ सेक्टर का ये हाल है कि कई जगह पे डिस्पेंसरियाँ जो हैं हमारे इलाकों में बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप अभी जाके भी देखोगे कोई स्टाफ नहीं है। वहाँ पर जैसे मैं ऐसे मतलब बोलने में अच्छा नहीं लगता, कुत्ते बैठे हुए हैं। ऐसी जगह पे ऐसी डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं। जैसे आप देखो, यहाँ मैं कमलकोट की बात बताऊँ तो आप देखो जबड़ा का गांव कहाँ पे है, बटाड़ कहाँ पे है, दलांजा कहाँ पे है, और एक मुश्किल से एक कंपाउंडर उनको कमलकोट में मिलेगा। तो हेल्थ सेक्टर में हम उड़ी के इलाके में आपको बता दूं कि खासकर फार फ्लांग एरिया में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ज़ीरो है हेल्थ सेक्टर हमारे लिए। इसी तरह आपने एजुकेशन का भी कहा, तो आप देखें एजुकेशन में भी हम लोग, आपने 88% बोला है, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक हम लोग हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे, मैं माड़ियाँ के एक स्कूल की बात करता हूँ, वहाँ का जो स्कूल का जो रोल है 250 का है और 2 टीचर वहाँ पे हैं। तो कैसे वो 250 बच्चों को वो किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से उनको कंट्रोल करेंगे, कैसे रोकेंगे। तीसरी चीज़, आपने आज बहुत ज़्यादा इशू जो रखा है वो ड्रग्स का रखा है कि ड्रग्स हम सब इसी पे बात कर रहे हैं। लेकिन ये बोलते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। ड्रग्स ख़त्म कैसे होगी? ड्रग्स उस वक्त ख़त्म होगी जिस वक्त जो बड़े लाले, जिन लोगों ने इस ड्रग्स पे अपने बिजनेस सेटअप बनाए हैं, जिन लोगों ने इस पे अपनी गाड़ियां प्रॉपर्टियां बनाई हैं, जिन लोगों ने इसके ऊपर दूसरी जगह पे अपने आप को मुंतकिल किया है, अब भी वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जब तक उनकी प्रॉपर्टियां आप लोग या सरकार सीज नहीं करेगी तब तक ड्रग्स बंद नहीं होती। यहाँ पे हेल्थ सेक्टर आई थिंक ज़ीरो से भी नीचे है, क्योंकि जिस वक्त हम कुछ भी ट्रीटमेंट लेने की बात करते हैं, हम वही प्रेफर कि हम श्रीनगर जाएं, हम जम्मू जाएं, और जो फार फ्लंग एरिया हैं वहाँ के लोगों का तो इससे बुरा हाल है। उनको इतना नहीं पता, वो तो अभी तक वो ही सोच रहे हैं कि हमारे साथ जिन्नात लगे हुए हैं, ये बीमारी है, उनको इतना अवेयर भी नहीं किया जा रहा। किस वजह से हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ही पीछे है। हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर। यही बात है हमारे हेल्थ सेक्टर की। यहाँ पे बिल्डिंगें इतनी बड़ी बनी हुई हैं पर उनमें प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, और इस पे वर्क करना चाहिए। और आपके माध्यम से रूबरू की थ्रू मेरी ये बात गवर्नमेंट तक पहुँच जाए कि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर पे वर्क करें। जिस तरह हेल्थ सेक्टर का ताल्लुक है, तो यहाँ पे जैसे भाई ने बताया कि हेल्थ सेक्टर बिल्कुल हमारा वीक है। चाहे आप हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उड़ी की बात करें या लोकल डिस्पेंसरी की बात करें, हम जैसे उड़ी का जो हमारा सब हेल्थ सेंटर है, वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो अगर रात को कोई मुश्किल पड़ जाए, तो चाहे वो किसी भी कोई भी बीमारी का पेशेंट हो, तो आपको रात को एक फिजिशियन मिलता है नाइट ड्यूटी के लिए। फिर आप चाहे कोई वो आपको फिर छोटे से भी अगर टेस्ट होगा तो ये आपको बोलते हैं कि आप बारामूला जाए, ठीक है। हफ्ते में एक बार यहाँ पे होता है आपका ये क्या बोलते हैं उसको USG एक बार होता है हफ्ते में। बाकी दिनों के लिए ये आपको भेजते हैं कि बारामूला जाओ या फिर आप प्राइवेट कर लो। उसके बाद आप CT स्कैन की बात करें, यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है। कोई पेशेंट अगर CT स्कैन वाला आ जाए तो ये इनको बोलते हैं कि भाई आप बारामूला जाओ, श्रीनगर जाओ। तो मजबूर हो के यहाँ के लोगों को यहाँ से तकरीबन 100-150 किलोमीटर श्रीनगर बारामूला जाना पड़ता है। मैं एक मिसाल दूंगा आपको कि हमारे इलाके में कमलकोट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें 25,000 की आबादी है। एक हेल्थ सेंटर है उसमें,
जिसकी बिल्डिंग 28 करोड़ रुपए में बनी हुई है, जो इस वक्त 50 करोड़ रुपया लगा रही है, और उसमें 30 पोस्टें हैं डॉक्टरों की। तब से लेकर आज तक एक डॉक्टर काम कर रहा है, अब हेल्थ को क्या संभालेगा वो। और वहाँ पे 1 करोड़ रुपए की लेबॉर्ट्री हाल ही में आई हुई है, लेकिन एक भी टेक्नीशियन नहीं है जो उसको फंक्शन करे। तो इसलिए इन चीज़ों को हमारी गवर्नमेंट तक पहुंचा दें कि जो कमियां हैं तकरीबन सब शोबाजात को टच किया गया यहाँ पे, और सब चीज़ें आपके सामने रोशन हो गई। तो हूबहू यही चीज़ हमारी सरकार तक पहुँचाएँ ताकि कुछ फैसिलिटेशन हमें मिल जाए। जहाँ तक हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिहाज से हमारे यहाँ पे जो काफ़ी LOC से सटे हुए जो LOC के साथ एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो हेल्थ की उतनी फैसिलिटी ही नहीं है। कहीं पे डॉक्टर नहीं है, कहीं पे टेक्नीशियन नहीं है, कहीं पे कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं वहाँ से ना जाते हुए अपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऊड़ी की बात करूँ, जहाँ पे इस वक्त डॉक्टर्स भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं, लेकिन उनके पास डॉक्टर्स तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारी ऊड़ी हॉस्पिटल में जहाँ तक हमने देखा, लेकिन वो डॉक्टर्स क्या करेंगे, वो बेचारे हैंडीकैप्ड हैं। जब उनको किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी है तो उनको डिफरेंट टेस्ट पर ही ट्रीटमेंट होगी, वो टेस्ट सारे यहाँ पे होंगे ही नहीं क्योंकि उनके पास मशीनरी नहीं है। ECG और एक्सरे जो है वो यहाँ पे डोनेट किया गया है NHPC की तरफ से उसकी मशीन। अल्ट्रासाउंड यहाँ पे है नहीं, जो किया जाता है वो भी बाद में रिपीट करवाया जाता है बारामूला और श्रीनगर से, और अच्छी कोई यहाँ पे मशीनरी नहीं है। दूसरी जो मेन सबसे बड़ी फेलियर है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की और यहाँ के ड्रग ठेकेदारों की, यहाँ पे जो दवाई यहाँ पे आती है, मैं इस सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ़ हुआ हूँ। एक जो डिफरेंट कंपनीज़ जो यहाँ पे विज़िट करती हैं हमारे डॉक्टर साहिबान के पास, वो ड्रग्स ऐसी उनको डॉक्टर्स को बोला जाता है कि आप लिखो जो बिल्कुल बेकार, बिल्कुल जिन दवाओं में कोई असर नहीं होता है, वो उन डॉक्टर्स के साथ टाई अप करके उनको गिफ्ट्स देकर, इवन उनको गाड़ियां तक गिफ्ट करके ऐसी कंपनीज़ की दवाइयों को यहाँ प्रमोट किया जाता है जिन दवाइयों में कोई असर ही नहीं होता है। आप अक्सर यहाँ पे लोगों से सुनोगे कि ऊड़ी से जो भी दवाई ली जाती है उसमें कोई असर नहीं होता है, बजाय अगर हम श्रीनगर जाएँ, जम्मू जाएँ, दूसरे स्टेट में जाएँ, वहाँ की दवाओं में असर होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड की खस्ता हालत है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। पर्टिकुलरली अगर मैं बिझामा एरिया की बात करूँगा, जब हम बिझामा से चंदनवाड़ी की तरफ आते हैं तो रोड पिछले 4-5 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो कि वादा होता है कि 4 साल के बाद इसको फिर से रिन्यू करना होता है। तो मैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे कि R&B का हो, अगर PMGYS के अंडर आता हो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर। बहुत देरीना मांग है वहाँ के लोगों की। रोड वाइडनिंग तो होगी लेकिन उसके बाद मैग्नेमाइज नहीं हुआ, और साइड में जो स्लाइड्स भी बहुत जगहों पे आई हैं जो डिज़ास्टर का ख़तरा बन सकता है। उसके बाद सेम कंडीशन दशना सलामाबाद, ऊड़ी सलामाबाद की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, दशना सलामाबाद की अगर मैं बात करूँ, सेम कंडीशन वहाँ पे भी है। रोड की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। और कमलकोट रोड की अगर हम बात करें वो भी सेम कंडीशन में है। गरकोट रोड की अगर हम बात करें, क्योंकि ऐसी ग्रीवेंसेस हमें भी रेडियो पे आती हैं। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट इशू गाड़ियों का, 5 बजे के बाद स्टैंड में कोई गाड़ी नहीं होती है, जो कि बिल्कुल 6-7 बजे तक होनी चाहिए। तो RTO कश्मीर, ARTO बारामूला से मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्ट टाइम, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि वो लास्ट टाइम चंदनवाड़ी आए थे, उससे बहुत फ़र्क पड़ा था। एक बार अगर आप फिर से ऊड़ी आके और चंदनवाड़ी या बिझामा भी आके उनसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे तो हम इसके बहुत ज़्यादा आभारी होंगे। हमारे सब डिवीज़न ऊड़ी में सब हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर्स की 26 पोस्टें हैं, जिनमें से सिर्फ 6 डॉक्टर फंक्शन कर रहे हैं, 19 पोस्टें उसकी खाली पड़ी हैं। इसी तरह सब डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हमें बेहद दुश्वारी होती है जब भी कोई बीमार हो जाता है, जिसको CT स्क्रीन्स वगैरह करने के लिए बारामूला या श्रीनगर जाना पड़ता है। तो
मैं इसके बाद अपने सुल्तान डाकी का फोकस ले रहा हूँ कि सुल्तान डाकी में एक हॉस्पिटल है जो 6 हल्काजात को पे मुश्तमिल है, पिछले 12 साल से बना हुआ है। उसकी बिल्डिंग उड़ी सब डिवीज़न से बड़ी है, तो बदकिस्मती से गवर्नमेंट की तवज्जो न होने की वजह से वहाँ 10 से 4 तक वो हॉस्पिटल हमारा चलता है, और ना वहाँ एम्बुलेंस है। 2 डॉक्टर साहिबान हैं, हफ्ते में एक बार डिप्टी एक डॉक्टर साहब जाता है, दूसरी बार दूसरा। वहाँ टोटल जो मुलाजिम जाते हैं 5 हैं उनकी तादाद। तो हॉस्पिटल देख के शर्मा जाते हैं। उड़ी में इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कोई दफ्तर सेक्रेटरीट तक हमने नहीं छोड़ा। किसी के पास 10 ग्राम 5 ग्राम पकड़ी जाए, ये न्यूज़ में आता है, सोशल मीडिया पे डेली आता है कि जी फलाने के पास इतना था। ये कोई बड़ा डीलर नहीं है। आप उन लोगों को देखिए, मेरे साथ काजी मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं हम एक दूसरे के घरों को जानते हैं। मेरी बैकग्राउंड क्या है ये मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी इनकम कितनी है। लेकिन अगर मैं अचानक आसमान छू रहा हूँ, पिछले 5 सालों में मेरा बिजनेस कहीं से कहीं पहुँच रहा है, तो क्या अलादीन के चिराग थोड़े ही यहाँ मेरे पास खुल गया? कहाँ से आया ये पैसा? इसका मतलब यही है कि ड्रग्स और वो लोग, ड्रग्स वाले वो लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टियां खरबों में हैं और वो टैक्स पेयर बने हुए हैं। वो इस शान से अपने आप को कहते हैं कि हम टैक्स पेयर हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं है उन्होंने पढ़े लिखे नौजवानों का बेड़ा गर्क करके यहाँ से उन्होंने छोड़ा हुआ है। और इसके लिए अगर हमें हो सके तो हम खुद इसके लिए एक बार आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पे भी आएंगे और कहेंगे इनको चेक करें कहाँ से आया ये मामला। इसके अलावा फिर आपने ये सवाल किया कि ड्रग्स आता कहाँ से। ये कोई कम सवाल नहीं है, इसका सवाल भी मौत है और जवाब भी मौत है। आता कहाँ से है, कैसे आता है, किन लोगों के जरिए आता है, ये डिफेंस से जुड़े हुए सवाल हैं। और वो लोग जिनको हमने नॉमिनेट किया भी था, और मैं फिर कहूँगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डिफेंस है कि जो बेटर जानती है, और वो लोग दिन रात खड़े हैं इसके लिए, कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो नाम का मुसलमान है, और हमारे नौजवानों को आप देखें, मुझे खुद अपने एक ख़ास अजीज़ बच्चे को यहाँ से बेंगलोर भेजना पड़ा इस डर की वजह से, अपने बच्चों को घर से निकालना पड़ा इस ड्रग के डर की वजह से, अपने घर से दूर करना पड़ा, अपने से जुदा करना पड़ा। और हर एक माँ बाप यही सोच रहा है कि मैं अपने बच्चों को ऐसी जगह रखूं जहां से वो ड्रग से महफूज रहें। लेकिन रहेंगे कैसे? मैं यही कहूँगा आखिर में कि अगर आप ड्रग्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उन माफिया को पकड़ें, उन लालों को पकड़ें जिन्होंने यहाँ पे बैठे बैठे, जिनकी कोई पोजीशन नहीं थी, कोई औकात में कहूँगा नहीं थी, आज वो खरपतिये बने हुए हैं। तो वो कहाँ अलादीन का चिराग उन्हें मिल गया? उन लोगों को पकड़ा जाए और उनकी प्रॉपर्टियों को सीज किया जाए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं अपने इलाके के मसले मसाइल हमारे प्रोग्राम में शमूल करना, तो दिए गए साइट्स पर हमें विजिट करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी रूबरू की टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।